तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। चलो देखो, कल तक अपन ने कल के लेक्चर में क्या क्या देखा था। कल मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट बताया और कुछ भी नहीं, सिर्फ पॉइंट्स बताए। मनी क्यों आया? बिकॉज बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफिकल्टी थी। बार्टर सिस्टम में कौन सी डिफिकल्टी थी भाई साहब? तो जो डिफिकल्टीज थी वो इस तरह से थी कि भाई, एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता था, ठीक है। मतलब वॉन्ट्स का डबल कोइंसिडेंस होना बहुत दिक्कत होता था। स्टोरेज में प्रॉब्लम आने लग गई थी। वैल्यूज की एक पेंसिल और एक पेन की वैल्यू को तुम कंपेयर नहीं कर सकते, और वो भी इतना बड़ा पेन और इतनी छोटी थी पेंसिल। आप समझ रहे हो, एक एक्सचेंज वैल्यू की प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद में एक और प्रॉब्लम था कि व्हाट यू कैन से, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक हो गया। स्टोर करने में प्रॉब्लम हो गई थी, एक्सचेंज वैल्यू करने में। अच्छा, स्टोर में प्रॉब्लम थी तो पेरिशेबल गुड्स वाला याद आ रहा है क्या? पेरिशेबल गुड्स वो इंडिविजिबल रहता है। घर और व्हाट यू कैन से, घर और मिल्क कैसे एक्सचेंज करोगे, या घर और काऊ इंडिविजिबल इन नेचर है, ठीक है। ओके, उसके बाद में एक और था। एक और कौन सा कंटेंट था आपको याद आ रहा है क्या? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है यार। आपको याद आ रहा है? ये लास्ट वाला तुम्हारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है। लास्ट वाला तुम्हारा अकाउंट्स में यूज होने वाला है, विच इज योर डेफर्ड पेमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है। डेफर्ड पेमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है मतलब मैडम, अरे डेफर्ड पेमेंट्स मतलब क्या हुआ पता है क्या? अपन बाद में पेमेंट करना है, लेकिन कैसे करे? गुड जो खराब हो जाएंगे ना, मिल्क खराब हो जाएगा, फिश खराब हो जाएगी, पेरिशेबल इन नेचर है। समझ में आ रहा है? ओके अच्छा, एंड लास्ट टू जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया कि ट्रस्ट वर्दीनेस की प्रॉब्लम होती है और डिफेक्टिव आइटम्स होने की प्रॉब्लम होती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो एक मनी का हमने आविष्कार किया। देखो, ठीक है, मनी का इन्वेंशन किया। इट वॉज जस्ट लाइक, यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्रॉदर, इट इज अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच, देयर इज अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज। हर एक ब्रांच में एक कुछ ना कुछ बेसिक इन्वेंशन तो है ही है। जैसे कि अगर आप साइंस की बात करोगे तो आग, फायर का आना, ठीक है, फायर। अगर आप मैकेनिकल साइंस की बात करोगे तो व्हील्स वगैरह। और अगर आप मनी की बात करोगे तो गाइस, मनी जो था वो एक रिवॉल्यूशनरी चेंज था इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैडम यार आज तो बता दो रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है। आज तो बता दीजिए आप, रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है। गाइस बहुत सिंपल है। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है पता है? धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, वो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। पहले अपन एडम एंड ईव, ठीक है, पहले दो ही लोग थे। पहले अपन जंगलों में रहते थे, पहले बोलते थे ना वो आदि मानव टाइप होते थे अपन। धीरे 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 आज अपन स्टेज पे आए। तो इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। और क्या बोलोगे आप? आज यहाँ पे आने के बाद में अपन वापस से बंदर टाइप नहीं बन सकते, तो वो इरिवर्सिबल है। इट इज स्लो एंड इरिवर्सिबल, डन। और जो रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है पता है? रिवॉल्यूशन ऑल टुगेदर इट्स वेरी फास्ट, इट्स वेरी फास्ट। और उसको रिवर्स भी कर सकते हो मैडम। कैसे? जैसे मनी जो है वो रिवॉल्यूशन है। मनी को आप एकदम से सडन चेंज आया पूरी इकोनॉमी में, मनी के थ्रू अभी सारी चीज़ें एक्सचेंज होने लगी, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होने लग गए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ऊपर का फर्स्ट फ्लोर अगर आपको देना है, ठीक है, या आपको एक व्हाट यू कैन से फ्लैट सिस्टम है, आपको सिर्फ 601 का फ्लैट बेचना है, तो आप उतना एक पोर्शन आप बेच सकते हो। बट पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पहले आपको पूरी ज़मीन देनी पड़ती थी कुछ गुड्स लेने के लिए। आज ऐसा नहीं है, अब एक पार्टीशन ऑफ द ज़मीन में आप दे सकते हो, लैंड दे सकते हो, ठीक है। तो जो मनी था, मनी के कारण एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया, मतलब एक सडन चेंज आया। लिख कर रखो वहाँ पे, रिवॉल्यूशन मीन्स अ सडन चेंज एज वेल एज इट्स रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब यार अगर मनी को हटा लिया अभी तो वापस से पूरा रिवर्स हो जाएगा ना, ये सुनो। तो ये पार्ट एक लिख कर रखो। कल डिक्शनरी मीनिंग तुम लोग ने बताया था मुझे गूगल करके, बट दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पे लिख के रखेंगे अपन। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है और इवोल्यूशन मतलब क्या होता है। एक होता है रिवॉल्यूशन, दूसरा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो होता है ना वो धीरे धीरे होता है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। एंड वापस से अपन पहले की तरह नहीं बन सकते, इट्स इरिवर्सिबल, क्योंकि हम लोग इवॉल्व हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट रिवॉल्यूशन ये एक सडन चेंज आती है इकोनॉमी में, सडन चेंज है, ये फास्ट प्रोसेस है। सडन चेंज बोल दो, या अपने मन से बता रही हूँ मैं आपको, ये फास्ट प्रोसेस बोल दो, फास्ट प्रोसेस। एंड
एंड क्या बोलोगे, वो रिवर्सिबल है। अभी अगर आपने मनी को हटा दिया तो वापस से पहले जैसा हो जाएगा सब। समझ में आया अभी? इवोल्यूशन मतलब क्या, रिवॉल्यूशन, यस होमो सैपियंस, ठीक है। अभी इतना मुझे याद नहीं था वो होमो सैपियंस वगैरह, बट पहले बोलते ना कि वो बंदरों से ही अपन धीरे धीरे इंसान बने हैं, एक वो वाला पार्ट था। ध्यान में आ रहा है? ए भाई कहीं और मत लगाओ रिवॉल्यूशन को राम प्लीज, कहीं और मत यूज करो, ठीक है। जस्ट आई नीड वन थिंग फ्रॉम यू ऑल, कि अगर आपको कंसेप्ट समझ गया ना तो आंसर लेक्चर्स, इतना फोकस है वो के लेक्चर्स देखो ना कि आपको लेक्चर्स यहीं पे याद हो जाए। वन टाइम आप सुन रहे हो, और होते हैं 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ते हैं, एक बार सुनते हैं उनको पूरा मुंह पे लर्न होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप अपने अंदर भी इनिशिएटिव लेकर आओ। आपको हर एक वर्ड का मतलब मैंने बताना है, चिंता मत करो। यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन आया तो क्या होता है, रिवॉल्यूशनरी मतलब सडन चेंज, एकदम फास्ट प्रोसेस, वापस से रिवर्स भी हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है ना। चलो आ जाओ अभी वापस से, रिवॉल्यूशन खत्म। अब आगे, विद द हेल्प ऑफ मनी, मनी के हेल्प से वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे जो गुड्स और सर्विसेज थे हम लोग वो खरीद सकते थे और बेच सकते थे। द मॉडर्न इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मनी। ऑब्वियसली बॉस, आज की इकोनॉमी मॉडर्न इकोनॉमी है, क्योंकि हमने एडम स्मिथ जी की डेफिनेशन में भी देखा था, हंटर स्टेज से तो लेके रेसिडेंस स्टेज तक, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? फ्री मार्केट इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, मनी पे डिपेंड है। द मनी वॉज क्रिएटेड टू रिड्यूस द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। मनी क्यों क्रिएट किया गया? ताकि ये जो डिफिकल्टीज हम लोग फेस कर रहे थे वो डिफिकल्टी ना हो। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो अब यहाँ से आता है बार्टर सिस्टम कि गुड्स के बदले में गुड्स लेना देना करना है। गुड्स इटसेल्फ प्लेड द रोल ऑफ मनी। ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाकी सारी चीज़ अपन ने कल देख ली थी, बट एक बार लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं, ताकि आप जब खुद से पढ़ो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल तो हो गई थी अच्छी खासी, बट अब लर्न करने का पार्ट बाकी रह गया। चलो आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। Now tell me, what do you mean by this term FL? What do you mean by this term FL? FL मतलब बोलो ना, FL मतलब आपको बता चुकी हूँ मैंने आपके नोट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं किए। फोकट वाली लाइन है ये लाइन जो है, आप जब आंसर नहीं समझ में आए या फिर अंदर लिखना क्या है या फिर आप अंदर का कंटेंट भूल गए हो तो आप ये लाइन कहीं पे भी चिपका सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। कहीं पे भी लिखो, कहीं पे भी लिखा हो, कोई भी पॉइंट पे लिखा। अब ऐसा मत करना कि सारे पॉइंट में लिख कर आओगे, ठीक है, ये गलती नहीं करना। दो मतलब कितने पॉइंट्स है टोटल? 7 पॉइंट्स है, तो 3-4 पॉइंट्स में तो तुम लिख कर आ सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये लाइन को तो पढ़ने का ही नहीं ना, इस पे तो कोई लोड ही नहीं है, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस मतलब क्या होता है? फॉर इंस्टेंस मतलब हाँ ये सी अपना शॉर्टकट यार, ठीक है। एग्जाम में अगर हर एक जगह आप FL लिखोगे ना दर्शन, तो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको ध्यान में आएगा, अच्छा यार ये फोकट की लाइन है, कहीं पे भी चेप सकते हैं अपन, ठीक है, बिकॉज थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। चलो, फॉर इंस्टेंस मतलब बताना। बोलो। फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैज क्लोथ। मिस्टर ए के पास में क्या है? क्लोथ है, एंड वॉन्ट्स राइस इन एक्सचेंज। मेरे पास में क्लोथ है एंड आई वॉन्ट राइस इन एक्सचेंज, मतलब मैं आपको क्लोथ दूंगी और मुझे आपसे राइस चाहिए। नाउ ही हैज टू लुक फॉर समबडी हु हैज राइस एंड वॉन्ट्स क्लोथ इन एक्सचेंज। उसको क्या चाहिए? राइस चाहिए। तो आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास में राइस हो प्लस जिसको क्लोथ चाहिए एक्सचेंज में, जो क्लोथ से मान जाए, ठीक है। तो अदरवाइज एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। इसके बगैर तो एक्सचेंज पॉसिबल होगा ही नहीं यारो,
ये समझ में आ रहा है? तो फिर यहाँ पे लिख दे दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम, ऐसे भी लिख सकते हो आप। लाइन बढ़ाना तो कैसे भी बढ़ा सकते हो, बट आपको शॉर्ट कट टू शॉर्ट लाइन दिया मैंने आपको, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट में देखना आपको कोई दिक्कत है, पहले बता दो फर्स्ट पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है क्या आपको? फर्स्ट लाइन में एनी प्रॉब्लम? पक्का? नाउ सेकेंड वाला लाइन, सेकेंड में क्या बोलोगे? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब जो दोनों गुड्स है, राइस को, अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल लूँ, क्लोथ और राइस को, दोनों को हम लोग मनी के टर्म में कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं है ना। एक मीटर्स में क्लोथ का मेजरमेंट होता है और राइस केजीज में होता है, ये मीटर्स में होता है। भाई कितनी दिक्कत वाली बात है। तो इन द ओल्डन डेज, ओल्डन टाइम, देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट, नहीं था कोई भी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स। वैल्यू ऑफ द गुड्स को डिटरमाइन करने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, तो इट वॉज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 लीटर्स ऑफ मिल्क विथ 2 kgs ऑफ राइस, ठीक है। ऑब्वियसली यार 2 लीटर मिल्क और 2 किलो राइस की किधर कंपैरिजन है। थर्ड पॉइंट क्या बोला है? डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। स्टोरेज ऑफ गुड्स में भी डिफिकल्टीज आती थी। यहाँ पे लिखोगे इन बार्टर सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। थैंक यू बताने के लिए सर, फोकट की लाइन से कुछ नहीं है, ठीक है। इट मीन दैट गुड हैज टू बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सो दैट इट कैन बी एक्सचेंज फॉर गुड्स। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स मतलब, इसका मतलब क्या है कि गुड्स को आपको फ्यूचर के लिए स्टोर करना पड़ता है। क्यों? ताकि उसका आप दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज कर सको। अरे इफ आई एम प्रोड्यूसिंग मिल्क, अगर मैं मिल्क का मेरा पूरा वो है, ढाबा है, क्या बोलते हैं, तबला, क्या बोलते हैं उसे? ढाबा तो नहीं बोलते, नो डाउट। तबला क्या बोलते हैं यार? तबेला, सॉरी, तबला तबेला, ये सुनो, मिल्क डेयरी बोल दो या तबेले बोल दो, जहाँ पे एक्चुअली वो लोग गाय भैंस रहती है और वो लोग फ्रेश मिल्क निकाल कर देते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में यही होता था ना। तो अगर हम लोग मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अपना काम मिल्क बेचने का है, तो यार ये मिल्क को अपन को बचा के रखना पड़ेगा ना, आगे अगर कुछ सामान वामान खरीदना है तो। समझ रहे हो? यहाँ पे समझाओगे कैसे? स्टोरेज ऑफ गुड्स में आप क्या समझाओगे जाके कि इट मीन दैट गुड्स हैड टू बी स्टोर्ड। गुड्स को स्टोर करना ही पड़ेगा आपको फ्यूचर के लिए, अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो, अगर आपको एक्सचेंज करना है तो। ऑब्वियसली तुम्हारी भी ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान, तो ये रोटी के लिए एक्सचेंज तो करना पड़ेगा, मिल्क दोगे तभी तो एक्सचेंज करोगे। फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट याद आना ही चाहिए। अब आप बोलोगे कि बट पेरिशेबल गुड्स जो है, जैसे कि मिल्क, एग्स, फिश, वेजिटेबल, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टोर फॉर फ्यूचर। इनको कैसे फ्यूचर के लिए स्टोर करें? ओके, नाउ हेवी एंड बल्की गुड्स, अगर बड़े बड़े गुड्स हैं तो इसको स्टोर कैसे करें? इतनी जगह नहीं है हमारे पास में। समझ में आ रहा है? इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। डन एवरीवन? ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या बोलता है? इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। इंडिविजिबिलिटी में क्या बोलोगे कि बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट व्हेन इनडिविजिबल गुड्स वर टू बी एक्सचेंज। अब बार्टर सिस्टम सच में डिफिकल्ट हो जाता था जब इनडिविजिबल गुड्स को एक्सचेंज करना पड़ता था। मतलब अगर आप एक कंप्यूटर को एक्सचेंज कैसे करोगे यार? ठीक है, अगर मुझे क्लोथ चाहिए तो आई एम हैविंग अ कंप्यूटर, तो मैं पीसी को तुम्हारे क्लोथ से कैसे एक्सचेंज करूँ? मैं इसके टुकड़े तो नहीं कर सकती। मुझे भी समझ में आ रहा है कि तुम्हारा वो एक कपड़ा और मेरा इतना बड़ा पीसी है, इसकी इतनी तो वैल्यू नहीं है। या इतनी बड़ी मशीन है और तुम्हारा क्लोथ है, इसकी इतनी तो वैल्यू नहीं है तुम्हारे क्लोथ की। ये तो हमें भी देख के भी समझ में आ रहा है, लेकिन गुड्स इनडिविजिबल थे। As it is impossible to divide certain goods, for example house, any livestock, cow, goat, into small parts. ठीक है। फिर बात आती थी प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट थी। डिफर्ड पेमेंट मतलब पहले बताओगे कि डिफर्ड पेमेंट होता क्या है? क्या होता है डिफर्ड पेमेंट? डिफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर, इसको फ्यूचर में पेमेंट करना, इसे आप डिफर्ड पेमेंट बोलोगे। अकाउंट्स में जब आपको सर पढ़ाएंगे ना तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा डिफर्ड पेमेंट के लिए, ठीक है। बट ये अपनी इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज है, तो इकोनॉमिक्स में ऐसा गुड्स है जिसको अपन को फ्यूचर में पेमेंट करना है, ऐसा वैल्यू है जिसका फ्यूचर में अपन उसे पेमेंट करना है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन लेना तो इजी था, लोन का रीपेमेंट करना बहुत डिफिकल्ट था ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। क्योंकि आप लोन तो लेते थे, ठीक है,
लेकिन आप जब रीपेमेंट करते थे तो आपको कमोडिटीज एक्सचेंज करनी होती थी, तो बहुत डिफिकल्ट पार्ट हो जाता था। सिंपल से लाइन थे यार, आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको कोई भी डिफिकल्टी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज डिफिकल्ट टू रीपे द पेरिशेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन इन फ्यूचर। लो यार, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये आ गया। अगर मान लो अपन अब वेजिटेबल्स का अपना ये है, क्रॉप्स वेजिटेबल्स बना अपन ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो वेजिटेबल्स 10 दिन बाद कैसे पेमेंट करें? 10 दिन में तो पूरे खराब हो जाएंगे वो। इट वॉज डिफिकल्ट टू रीपे द पेरिशेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन इन फ्यूचर। क्लियर एवरीवन? यार सिंपल से पार्ट है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है आपको कि ट्रस्टवर्दीनेस, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन हाउ ट्रस्टवर्दी द पर्सन यू आर ट्रेडिंग विथ। तुम जिसके साथ में ट्रेड कर रहे हो वो कितना ट्रस्टवर्दी है। रिजल्ट इन पुअर एंड डिफेक्टिव आइटम, गुड्स एंड सर्विसेज यू आर एक्सचेंजिंग मे बी एक्सचेंज फॉर पुअर और डिफेक्टिव आइटम्स। मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम जो गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो, जो तुमने जो पेन के बदले में वो छोटी सी पेंसिल डाली है, एक्सचेंज की है, वो पेंसिल तो ली प्लस वो भी घटिया निकली, कोई काम की नहीं, वेस्ट हो गया आपका वो पैसा, आपका पेन का जो वैल्यू है वही वेस्ट हो गया। हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, बोलो। तो नाउ टेल मी, इसमें यहाँ पे किसी भी लाइन में कोई भी डाउट है क्या आपको? ऐसा कुछ होगा कि ये याद नहीं होगा ये आंसर? बोलो, आंसर लर्न नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी पॉइंट दिख रहा है क्या? वापस से बोल रही हूँ, मेन अपना पार्ट है आंसर लर्न करना, समझ में आ जाता है इकोनॉमिक्स, समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं है। लर्न करना है, एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स के हिसाब से बेहतरीन पेपर प्रेजेंट करना है। और आप देख रहे हो आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा है। अगर आपको बार्टर सिस्टम बोला है तो पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, फिर बार्टर सिस्टम का मीनिंग है, फिर डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम है। अगर उन्होंने डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो वी आर एक्सप्लेनिंग बोथ दिस थिंग, ये चीज़ ध्यान रखना। सारे आंसर पॉइंट वाइज है, सारे आंसर देखो ज़रा पॉइंट वाइज है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मेन पार्ट में हाईलाइट किया है। व्हाट यू कैन डू ना, 12th वाले स्टूडेंट्स को तो कई बच्चे इस तरह से करते हैं, एंड इट लुक वेरी टाइडी ऑल्सो। इन लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर लेते हैं, आप भी इस तरह से अपने आंसर में पेंसिल से अंडरलाइन करके आ सकते हो ताकि एग्जामिनर का अटेंशन जाए। मतलब ज़रूरी नहीं स्केल लेके प्रॉपर, डायरेक्ट भी किया तो भी सिंपल ही आएगा, ठीक है। नहीं, हेडिंग के लिए कोई शॉर्टकट की ज़रूरत ही नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, हेडिंग के लिए शॉर्टकट की कोई ज़रूरत नहीं है डियर। मुझे बताना डिफ़िकल्टी क्या हो सकती है बार्टर सिस्टम में? जो तुमको बेचना है और जो तुमको खरीदना है वैसा इंसान भी तो मिलना मुश्किल है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना मुश्किल है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तुम जो सामान दे रहे हो और वो जो सामान दे रहा है वो सेम वैल्यू का होना मुश्किल है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होना मुश्किल है। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये भी हो गया। वैल्यू भी मिल गया, कोइंसिडेंस वो पर्सन भी मिल गया वैसा, ठीक है, और सेम वैल्यू का इंसान सामान भी मिल गया, ओके। मतलब चांदी के बदले में चांदी और गोल्ड के बदले में गोल्ड, वो भी हो गया आपका, डन। स्टोरेज करने में डिफिकल्टी आने लग जाएगी फिर, क्यों? क्योंकि गुड्स है पेरिशेबल। यहाँ पे 2 पॉइंट बोलोगे आप, एक पेरिशेबल बोलोगे और एक बल्की नेचर का हेवी एंड बल्की गुड्स के 2 एग्जांपल दोगे। इंडिविजिबिलिटी गुड्स, गुड्स के टुकड़े करना मुश्किल है, इंडिविजिबिलिटी करनी मुश्किल है। एटलीस्ट ये 5 पॉइंट लर्न होने चाहिए जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हैं। इंडिविजिबिलिटी, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दोगे हाउस, काउ, गोट, लाइफ स्टॉक के एग्जाम्पल दोगे। एंड लास्ट इज योर डिफर पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट करना मुश्किल है। लोन लेना तो इजी है लेकिन उस लोन का जो रीपेमेंट हम लोग करते हैं तो हम लोग कमोडिटीज में करते हैं, तो सर जी ये मुश्किल है। देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है, यहाँ पे आपने मीनिंग बताया, रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफिकल्ट, क्यों? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, पेरिशेबल गुड्स को सेम कंडीशन में मेंटेन करना फ्यूचर के लिए ये मुश्किल है। क्लियर एवरीवन? रुनल, डेफर पेमेंट्स मतलब क्या होता है पता है क्या? यहाँ पे कल ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल लिया था, अच्छा शॉर्ट में बताया था, ओके डन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कहाँ पे गया?
आप सामने वाले से राइस ले रहे हो, ठीक है, आप सामने वाले से राइस ले रहे हो या वीट ले रहे हो, ओके, आपको ज़रूरत थी, आपने ले लिया आज, और एल्स आपको क्लोथ चाहिए था, आपने क्लोथ ले लिया, अग्रीड, बट यार यू आर प्रोड्यूसिंग, यू नीड दिस, और आप उनको देने के लिए क्या तैयार हो, पता है क्या? ये एग्जाम्पल लिख कर रखो, आप उनको क्या देने के लिए रेडी हो? आप या तो वेजिटेबल्स स्टोर बनाते हो, वेजिटेबल्स वेंडर हो, मिल्क वेंडर हो, फिश, ठीक है, ये सारे पेरिशेबल गुड्स आप सेल करते हो, यू आर सेलिंग पेरिशेबल गुड्स ओवर यार। तो यार सबसे पहली चीज, डेफर पेमेंट मतलब क्या होता है बेटा? डेफर पेमेंट मतलब होता है फ्यूचर में हम आपको पेमेंट करेंगे, आप मुझे आज दे दो, मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट करने वाला हूँ, आज नहीं कर सकता हूँ सर, प्लीज हाथ जोड़ के, मेरे पास आज नहीं है, जब मेरे क्रॉप्स उगेंगे, जब मेरे जो क्या बोलोगे आप, वेजिटेबल्स ग्रो होंगे, तब मैंने आपको पेमेंट करना है। ही सेड ओके, बट अब दिक्कत क्या आ गई, वेजिटेबल्स जो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा संभाल के रखना है ताकि अपन एक साथ पेमेंट करें उनको, एक साथ का पेमेंट करने का पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। फिश बाद में पेमेंट करना है, आज की फिश को बाद में 1 वीक बाद में पेमेंट कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? डेफर करने का प्रॉब्लम। डेफरमेंट मतलब, डेफर मतलब पोस्टपोनमेंट, डेफरमेंट मतलब, डेफरमेंट का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना, तो डेफरमेंट मतलब होता है पोस्टपोन करना, पेमेंट को पोस्टपोन करना, सर बाद में देते, बाद में देते। और करते हो ना यार तुम लोग, ये लेते हो ना, क्रेडिट लेते हो ना, क्रेडिट करते हो ना, उधारी लेते हो ना, ठीक है, ये वही वाला केस है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, अभी वापस से बोल रही हूँ, अकाउंट्स में डेफर पेमेंट का सर ने अलग एग्जांपल देना, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैंने आपको वो एग्जांपल नहीं देना है। अकाउंट्स में यहाँ पे मनी का इवोल्यूशन ही नहीं हुआ है, मैं क्या एग्जांपल दूं? आई कैन ओनली गिव एग्जांपल ऑफ द गुड्स विद गुड्स, समझ रहे हो? यहाँ पे आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ द मनी, ध्यान से समझना, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी अलग होगा। यहाँ अकाउंट्स को साइड में रख के नॉर्मल वे में, डेफर मतलब फ्यूचर में पेमेंट करना है, पोस्टपोन कर दिया हमने पेमेंट, सर हम अभी आपको पेमेंट नहीं कर सकते, हम आपको फ्यूचर में पेमेंट करना चाहते हैं, ओके, लेकिन सर कैसे करें, पेरिशेबल है ये जो गुड्स है, खराब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? बस इतना ही कंसेप्ट है यहाँ पे। डन एवरीवन? ओके, तो आपका ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया, डिफिकल्टीज। फिर उसके बाद में हमने कल एक लास्ट डेफिनेशन देखी थी कि मनी क्या होता है। मनी इज व्हाट मनी डज, वॉकर, ठीक है। प्रोफेसर वॉकर ने क्या बोला, मनी क्या होता है, जो मनी काम करता है वही मनी होता है। मनी जो काम करे, मनी आपको खरीदने का काम करता है तो वो मनी का काम है। मनी से आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, यू कैन परचेज, यू कैन सोल्ड, बस वही मनी है। मनी को डिफाइन क्या कर सकते हैं वो लोग? नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रोफेसर वॉकर, मनी इज व्हाट, मनी वो है जो मनी करता है, ठीक है। चलो फिर कल हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। डन? तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।